हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जी हाँ, आपके लिए हमने साइंस का मॉडल पेपर सॉल्व कर दिया है। जिन बच्चों को नहीं पता है कि एमपी बोर्ड ने मॉडल पेपर रिलीज़ कर दिए हैं और उसे कैसे डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है वीडियो की, या फिर आई बटन पे भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगी जिससे आप मॉडल पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने डाउनलोड कर लिए परंतु सॉल्यूशन ढूंढने में उनको समस्या आ रही है, उनके लिए हमने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया है। विथ पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप को हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दे रखी है, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है, जहाँ पर आपको सारा 10th के रिगार्डिंग सारा मटेरियल प्रोवाइड हो जाएगा। तो आइए चालू करते हैं साइंस के मॉडल पेपर के सॉल्यूशन को, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं चूज द करेक्ट ऑप्शन से। ये जो सॉल्यूशन है इसको मैंने प्रॉपरली आपको लिख दिया है, क्लियरली विजिबल होगा सभी को। ओके, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द सब्सटेंस टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर कौन सी चीज़ें जो पार्ट्स लेते हैं, जो हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक एलएचएस साइड होता है और एक आरएचएस साइड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी एक इक्वेशन है Mg+O2, तो ये 2MgO इस प्रकार से। तो एक्चुअल में रिएक्शन किस में हो रही है, इस वाले पार्ट में, और ये वाला पार्ट क्या कहलाता है, रिएक्टेंट। यहाँ पर मैंने अलग से हाईलाइट कर रखा है आपको, ताकि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूँ तो आपको ईजी रहे अंडरस्टैंड करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को अगर आंसर आता तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली टाइप करके बताएं। Fe2O3 + 2Al, Al2O3 + 2Fe, ये कौन सी रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में मुझे क्लियरली दिख रहा है कि जो O था, ऑक्सीजन था, वो डिस्प्लेस हो गया है और एल्यूमिनियम के पास चल गया है, तो यहाँ पर Al2O3 बन गया है। तो इस कंडीशन में O3 क्या हुआ है, डिस्प्लेस हुआ है। इसके लिए कौन सी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मास्टर ग्लैंड इज, मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, तो आप सभी को एक आंसर भी होगा। इसका आंसर आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो आपका मास्टर ग्लैंड होता है। बड़े ही इजी ऑब्जेक्टिव दिए हैं। इन डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस, जो आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है उसके अंदर क्या होता है, इमिशन ऑफ हीट होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन होता है, डिकम्पोजिशन होता है, एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट प्रोसेस के अंदर आपके एक्सचेंज ऑफ आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस जो है वो नेगेटिव आयंस से एक्सचेंज हो जाते हैं। आयोडीन इज इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आयोडीन जो है वो थायराइड ग्लैंड के लिए इंपॉर्टेंट होता है। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज होता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस इज ह्यूमन कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड। इंसान के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है वह कंट्रोल की जाती है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। फिल इन द ब्लैंक्स, काफ़ी इजी फिल इन द ब्लैंक्स है। आंसर आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। द आउटर मोस्ट शेल ऑफ कार्बन है डैश इलेक्ट्रॉन। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सभी को पता होगा कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 और 4, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। क्लियर। तो लास्ट शेल में कितने हैं बेटा, 4। इसके लिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। विनेगर के अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है एसिटिक एसिड। ये एसिड वाले तो आपको सभी याद करने, एक आध ऑब्जेक्टिव हर साल बनता ही है इससे। आउटर सरफेस ऑफ आयरन वेसल आर कोटेड विथ। लोहे को जंग से बचाने के लिए हम उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। इसी प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन भी बोलते हैं। आपने याद करा होगा आंसर। या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन को प्रिवेंट करने के क्या तरीके हैं, तो उसमें हम गैल्वेनाइजेशन करते हैं या फिर जिंक को कोट करते हैं। द लिस्ट इन विच मेटल्स आर अरेंज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसी लिस्ट जिसके अंदर हम मेटल को डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं उनकी रिएक्टिविटी के हिसाब से। हमको पता होगा मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होता है वो सोडियम और पोटेशियम होता है। तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। कॉमन नेम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का कॉमन नेम क्या होता है, बेकिंग सोडा। चैप्टर 2 का है, आप लोगों ने लर्न करा होगा। अगर आपको मेरी स्पीड थोड़ी सी फास्ट लग रही है तो आप वीडियो को थोड़ा स्लो करके देखिए, क्योंकि अगर मैं जल्दी नहीं बोलूँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। हमें पूरा पेपर कवर करना है इसके लिए। ओके, तो आप वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख सकते हैं, वहाँ पर ऑप्शन होता है प्लेबैक स्पीड को आप कम कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। द मीथेन इज सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन। मीथेन कैसा हाइड्रोकार्बन है, एकदम सिंपलेस्ट। सबसे सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन कौन सा होता है, मीथेन होता है। आपको इसकी अगर पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है, वीडियो को पूरा वॉच करना है। लास्ट में आपको पता लग जाएगा आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। ओके, क्योंकि पीडीएफ जो है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर पासवर्ड लगा हुआ है, तो फिर आप लोगों को उसमें
विदाउट पासवर्ड आप उसको ओपन नहीं कर पाएंगे, इसके लिए वीडियो को आप पूरा वॉच करें। चूज एंड राइट ट्रू फॉल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द राइट ऑप्शन। मैन हैव XX सेक्स क्रोमोसोम। मैन के अंदर XX सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, तो ये बिल्कुल फॉल्स है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैन के अंदर XY क्रोमोसोम होते हैं, ओके। और फीमेल के अंदर सारे के सारे पेयर XX होते हैं। Y क्रोमोसोम मेल ऑफ स्प्रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके। कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। नहीं, कॉन्वेक्स लेंस जो रहता है वह कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, तो ये क्या होता है, कन्वर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जिंग लेंस नहीं होता है, ओके। फॉल्स होगा इसका भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर इज नेम्ड एज स्टेमिन। फूल के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वह स्टेमिन होता है। डेफिनेटली ट्रू, राइट है इसका आंसर। स्पर्म इज प्रोड्यूस इन टेस्टिड सेल्स इन द ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियस सी बात है, स्पर्म जो है वो मेल में प्रोड्यूस होता है और ये टेस्टिड सेल्स के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। आगे बढ़ते हैं। द क्वालिटीज विच आर नॉट ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन। ऐसी क्वालिटीज जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के अंदर ट्रांसफर नहीं होती है, ऐसी क्वालिटीज को हम जेनेटिक क्वालिटीज बोलते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसी क्वालिटीज को हम बोलते हैं एक्वायर्ड ट्रेट्स। ध्यान रखिएगा, कहीं वन वर्ड में आ जाए तो एक्वायर्ड ट्रेट्स बोलते हैं ऐसी क्वालिटीज को, जेनेटिक क्वालिटीज नहीं बोलते। जेनेटिक क्वालिटीज वह क्वालिटीज होती है जो कि ट्रांसफर हो जाती है। द रिटर्न ऑफ लाइट बैक इनटू द सेम मीडियम। जब लाइट किसी सरफेस से टकराकर वापस चल जाए तो इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन, परंतु यहां पर क्या दिया है, रिफ्रैक्शन, इसके लिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। चलिए आइए, मैच द कॉलम। 80 डेसिबल, डीबी का मतलब होता है डेसिबल। जब भी हम 80 डेसिबल से ज़्यादा का साउंड सुनेंगे तो साउंड पोल्यूशन होगा, नॉइज पोल्यूशन होगा, हमारे कान खराब होंगे, ओके। चलिए 180 डिग्री, हॉरिजॉन्टल विजन ऑफ टू आइज। जब हम हमारी आंखों को एकदम स्ट्रेट देखेंगे, सामने देखेंगे, तो हमारी लाइनें कैसे बनेगी, पैरेलल बनेगी, और पैरेलल लाइनें जो होती है वो किस डिग्री पर होती है, 180 डिग्री पर होती है। हॉरिजॉन्टल लाइन किस पर होती है, 180 डिग्री पर होती है। अब आयोटिक कंपोनेंट, ऐसे कंपोनेंट एयर, सॉइल, वाटर, सी, बहुत इजी है तो 25 सेंटीमीटर मिनिमम अपेरेंट डिस्टेंस ऑफ द आई, कम से कम 25 सेंटीमीटर, ओके। फोर्थ वन इज द आंसर। होस्ट, होस्ट कौन होता है, ह्यूमन अपने आप में एक होस्ट होता है। मायोफिया, मायोफिया एक डिसीज होती है, एक बीमारी होती है बेटा, ठीक है, जिसको सही करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का प्रयोग करते हैं। आई थिंक मेज द कॉलम काफ़ी इजी है। बायफोकल ग्लासेस आपको फालतू में दिया है, और कॉन्वेक्स लेंस भी यहाँ पर कोई काम नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया है। एग्जाम में पेपर इसी प्रकार से बनेगा, ये बोर्ड ने अभी रिलीज करा है पेपर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन वर्ड। यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चों को परेशानी आती। वेयर डू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस इन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो होता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। इसी के अलावा इसके बाद किस में होता है, अगर आप चाहो तो ये तो लिख सकते हो, साथ में चाहो तो एंड लार्ज इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादा किस में हो रहा है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाकी 10% कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। इसके लिए हमने क्या लिखा है, स्मॉल इंटेस्टाइन इज द राइट आंसर। विच टाइप ऑफ करंट फ्लो फ्रॉम बैटरी ऑफ मोटर। मोटर की बैटरी में कौन सा करंट उपयोग होता है, उसमें करंट होता है डीसी, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट, ओके। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। राइट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की क्या यूनिट होती है, इलेक्ट्रिक पावर को P से डिनोट करते हैं, इसकी यूनिट होती है वॉट, जिसको हम W से डिनोट करते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ जूस सेक्रेट फ्रॉम लीवर। हमारे लीवर से कौन सा जूस सेक्रेट होता है, उस जूस का नाम है बाइल जूस। काफ़ी इजी ऑब्जेक्टिव आए हैं, बिल्कुल भी कठिन नहीं है। राइट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बॉडी। हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन ली, तो ऑक्सीजन मेरे सारे पार्ट्स तक कैसे गई, किस सिस्टम के कारण गई। तो हमारी बॉडी का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह जो चीज़ें जाती है, ब्लड का सर्कुलेशन होता है, इसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम ऑफ डिवाइस डेट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसी डिवाइस जिससे पता लग जाए कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है। देखो कोई भी मैग्नेट होता है, उसके अंदर दो पोल होते हैं, नॉर्थ साउथ,
यहाँ से एक फील्ड निकलती है, यहाँ पर टकराती है। ओके, तो ये फील्ड का पता हमें कैसे लगेगा? तो इसको नापने के लिए कोई तो इंस्ट्रूमेंट होगा, डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट है। तो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? मैग्नेटोमीटर या फिर मैग्नेटिक सेंसर, दोनों में से आप कुछ भी कर सकते हो। ये वाला क्वेश्चन मान सकता हूँ थोड़ा सा ट्रिकी है, क्योंकि आपके सिलेबस वगैरह में कम दिया हुआ है। यहाँ से हमारे सारे ऑब्जेक्टिव होते समाप्त। मतलब अभी तक हम पढ़ चुके हैं अपना 30 मार्क्स का पेपर। कितने मार्क्स का? 30 मार्क्स का। अब इसके बाद आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 12 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि 2 मार्क्स के रहेंगे, जिसके टोटल नंबर होंगे 24। मैंने आपके लिए और वाले क्वेश्चंस भी सॉल्व करे हैं ताकि आपको सुटेबिलिटी रहे और बिल्कुल भी परेशानी ना आए पेपर को सॉल्व करने में। आपको ऐसा लगेगा कुछ आंसर्स देखें कि बहुत ज़्यादा छोटे लिखे हुए हैं। देखिए, आंसर छोटे से मतलब नहीं है, सिंपल इतनी बात है कि आपने जो लिखा है वो सही होना चाहिए, नंबर डेफिनेटली पूरे मिलेंगे। ये सोशल साइंस नहीं कि आप कुछ भी मन से लिखो, इसके लिए मैंने वही लिखा है जिसमें आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं, अगर आप ये आंसर याद करते हो और एग्जामिनेशन में आते हैं आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? 2 एग्जाम्पल इसके हमको देने। सिंपल भाषा में स्ट्रॉन्ग एसिड वह है जो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल है HCl और H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। इसी का और वाला क्वेश्चन, डिफाइन स्ट्रॉन्ग बेस। अब स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ अ कंपाउंड इट इज एन एबिलिटी टू रिमूव अ प्रोटोन, जो अपने अंदर से प्रोटोन को रिमूव कर दे, ठीक है, जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं हो पाए, और दे कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू इट्स आयंस व्हेन इन वाटर। एग्जांपल है KOH और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, नेक्स्ट वन। आप लोग आंसर लिखना है तो आप पॉज करके आंसर लिख सकते हैं, पर इसका टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें, वीडियो को पूरा वॉच करें, आपको पता लग जाएगा। PDF आपको कैसे मिलेगी, इसकी PDF मिल जाएगी तो आपको ईजी रहेगा। राइट द रीजन वाई एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अगर आप एसिड के अंदर क्या बोलते हैं, बिजली या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास होगी या नहीं होगी, तो डेफिनेटली एसिड से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। क्यों होती है? तो फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को अपने को कंडक्ट कराने के लिए, किससे? एसिड से। आयंस आर रिक्वायर्ड, किसकी आवश्यकता होती है? आयंस की रिक्वायरमेंट होती है। और जो हमारा एसिड का एक्वस सॉल्यूशन होता है उसके अंदर H+ आयंस होते हैं। या तो आप H+ लिख सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो H3O+ भी लिख सकते हो, दोनों ही सही है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग दे रखा हो सकता है, ठीक है। विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बिजली कब तक नहीं जा सकती है? जब तक आयंस ना हो, और एसिड के अंदर आयंस होते हैं। कौन कौन से आयंस होते हैं? H+ और H3O+। चलिए नेक्स्ट वन, व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन माउथ। जो इंसान होता है उसके मुंह का pH वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इंसान के माउथ का कोई भी एग्जैक्ट pH वैल्यू नहीं होता है, वह 6.3 से लेकर 6.7 के बीच में होता है। लेकिन जो एवरेज आता है, तो इसलिए हमने क्या लिखा है? द एवरेज pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन माउथ इज 6.7। क्लियर ये चीज़? व्हेन द pH इन द माउथ फॉल्स बिलो 5.5। अगर अगला क्वेश्चन, व्हेन डज टूथ डिके स्टार्ट, कब हमारे दांत टूटना या खराब होना चालू हो जाते हैं? तो जब हमारे माउथ का pH मान 5.5 से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, फॉल्स बिलो। जैसे ही कम होगा हमें दांत की परेशानी होना चालू हो जाएगी, हमारे दांत हिलने लग जाएंगे, खराब होने लग जाएंगे। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ, हमारे मुंह के अंदर जो बैक्टीरियाज अवेलेबल है वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जिससे शुगर डिग्रेड होता है, फूड पार्टिकल्स जो कि हमारे माउथ में रह जाते हैं, एसिड प्रोड्यूस होने के बाद वो माउथ के ऊपर अटैक करते हैं, जो परत होती है वाइट कलर की इनेमल, वो खराब हो जाती है, जिससे हमारे दांत टूटने की स्थिति में या खराब होने की स्थिति में आ जाते हैं। अब इसको बचने का क्या उपाय है? भैया 2 बार ब्रश करो, क्योंकि जब आप ब्रश करते हो तो उसका जो आपका टूथपेस्ट होता है, उस टूथपेस्ट का pH वैल्यू लगभग 7 से 7.8 रहता है, तो आपके माउथ के एसिड को क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। ओके, तो जो बच्चे ब्रश नहीं करते वो ब्रश करना चालू कर दो। डिफाइन हाइड्रोकार्बन विद एग्जाम्पल। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? देखो नाम से ही क्लियर है, इसको अपन तोड़ के मैं आपको बताता हूँ। हाइड्रो प्लस कार्बन, तो हियर हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन, तो दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। और किससे मिलकर बने हैं ये? कार्बन एंड हाइड्रोजन, सिंपल सी डेफिनेशन है। 2 एग्जाम्पल के लिए एक दे दिया हमने मीथेन और एक दे दिया बेंजीन। आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हो जो भी आपको याद हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। क्वेश्चन नंबर 8 का और, डिफाइन ऑड एटम विथ एग्जाम्पल। ऑड एटम्स क्या होते हैं? दोज एटम्स विच हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड ऑड एटम्स। ऐसे
एटम्स या फिर ऐसे मेटल्स या फिर ऐसे नॉन मेटल्स जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर जिनका एटॉमिक नंबर कैसा हो, ऑड होता हो, वह क्या कहलाएंगे, हमारे ऑड इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। एग्जाम्पल के लिए नाइट्रिक ऑक्साइड। इतनी छोटी छोटी डेफिनेशन लिखना है 2-2 मार्क्स में, बिल्कुल बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ फॉलोइंग मीथेन एंड पेंटेन। देखो मीथेन का फॉर्मूला है CH4, C का मतलब कार्बन। जिसको नहीं पता हो, कार्बन के अंदर 2 और 4 मतलब 6 इसका एटॉमिक नंबर होता है और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। कार्बन का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो देखो ये मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया कार्बन का। अब कार्बन के स्ट्रक्चर में बात करूं मैं ओवरऑल, तो यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स कितने अवेलेबल है, देखो फर्स्ट शेल के अंदर नंबर ऑफ एटम अवेलेबल है 2, ठीक है। बाहर अवेलेबल है 4, 1 2 3 4, परंतु हमें सेकंड शेल में कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो हमें 4 एटम चाहिए, तो हमने 1 1 1 1 4 लाइन बनाई और चारों किसके साथ शेयर कर लिए हमने, हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1 1 एटम होता है। इससे सभी क्या हो गए, बैलेंस हो गए। वैसे तो ये स्ट्रक्चर आप लोगों को अच्छे से याद करना ही चाहिए, इसका मैं एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा कि कैसे स्ट्रक्चर बनाए, क्योंकि ये बहुत आसान और सबसे सिंपल चीज़ है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर, सिमिलर चीज़ है ये, सेम C2H6 का इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। अगर आपको ये आता हो तो समझ में आ जाएगा कि अभी ये पूरा टॉपिक में नहीं समझा पाऊंगा, इसके लिए भी आप इसको देख लीजिए बस। चलिए, राइट द ओनली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, हमको लिखना है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ओके। किसकी, फोटोसिंथेसिस की। देखो यार ये क्वेश्चन तो मतलब आप कह सकते हो बड़ा ही रद्दी सा और सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप 6th 7th से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशन देखिए, 6 CO2, 6 कार्बन के मॉलिक्यूल्स, 12 H2O 12 वाटर के, क्लोरोफिल और सनलाइट जब मिलेगी तो बन जाएगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। अब देखो अपन बैलेंस की बात करें तो हम देखते हैं इधर रिएक्टेंट साइड और इधर लिखते हैं प्रोडक्ट साइड। इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ क्या लिखा है, बैलेंस्ड इक्वेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने लिखा COH, 3 एलिमेंट अवेलेबल है। कार्बन कितने हैं यहाँ पर, रिएक्टेंट साइड 6, हाँ ओके, कमेंट बॉक्स में डालें कार्बन कितने हैं, 6। सभी बच्चे मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने कितने आइटम्स अवेलेबल है कमेंट बॉक्स में फटाफट मैसेज करके बताएं, ओके। यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूँ तो 6 2 12 और 12 24 ऑक्सीजन है। इधर देखोगे तो 6 ऑक्सीजन इधर है, 6 2 12 इधर है, 18 हो गए और 6 इधर, तो 24 हो गए। तो भैया ऑक्सीजन भी बराबर है। हाइड्रोजन की बात करेंगे 12 2 24 और 12 एंड 12 24। तो ये इक्वेशन क्या है, बैलेंस है, तो इसको आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर 10, राइट द नेम एंड फंक्शन ऑफ एंजाइम प्रेजेंट इन ह्यूमन सलाइवा। जो इंसान का थूक होता है, ठीक है, इसके अंदर कौन सा एंजाइम अवेलेबल होता है। तो इसके अंदर जो एंजाइम प्रेजेंट होता है उसका नाम होता है सलेवरी अमाइलस। अमाइलस के नाम से भी जाना जाता है इसको, सलेवरी अमाइलस नहीं भी बोलो तो। अब इसका काम क्या है, तो सबसे पहला काम तो ये है भैया इसका कि डाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, खाना पचाने की जो प्रक्रिया होती है केमिकली, उसको ये क्या करता है, स्टार्ट करता है। तो बिगिन द प्रोसेस ऑफ केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। सेकेंड नंबर पे, ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर। जो शुगर होता है, जो स्टार्च होता है, उसको किस में तोड़ता है, ये शुगर में कन्वर्ट करता है। क्लियर, तो कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर या ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू शुगर, जो आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन डोमिनेंट कैरेक्टर, ये है आपका चैप्टर हेरिडिटी का, ओके। डोमिनेंट कैरेक्टर क्या होता है, सिंपल भाषा में अपन समझते हैं। 2 प्रकार के पी समझते हो, मटर, तो मटर के अंदर 2 प्रकार के ट्रेट है। एक मटर है जो बहुत बड़े हैं और एक मटर जो क्या है, बहुत छोटे हैं। तो जो कैपिटल टी है वो किसको बता रहा है, टॉलनेस को, कि लंबे है भैया। स्मॉल टी किसको बता रहा है, ड्वार्फनेस को, कि वो क्या है, छोटे हैं। अब इन दोनों का जब मैं क्रॉस कराऊंगा तो जो मुझे प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा TT, मतलब एक कैपिटल का और एक स्मॉल का, मतलब टॉल ड्वार्फ। लेकिन एक्चुअली मटर क्या होगा, टॉल। क्लियर, तो इसी प्रकार से इट इज़ अ कैरेक्टर एक्सप्रेस बाय डोमिनेंट जीन। ये ऐसे कैरेक्टर है जो कि डोमिनेंट जीन के द्वारा दिखते हैं। डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दिखाता है, ठीक है, और जो दूसरा वाला जीन रहता है उसको क्या करता है, सप्रेस कर देता है, उसको दबा देता है। अब यहाँ पर सप्रेस कौन हुआ, डॉर्फनेस। डॉर्फनेस का मतलब होता है छोटी हाइट, ठीक है। जो छोटे बटले थे वो क्या हो गए, दब गए, और उसकी जगह दिखा क्या हमें, बड़े बटले। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन रेसिसिव कैरेक्टर, सेम अपोजिट है। रेसिसिव कैरेक्टर का मतलब जो कैरेक्टर हमें नहीं दिख रहा हो, तो रेसिसिव जीन जो होता है उसको दबाया जाता है किसके द्वारा, डोमिनेंट जीन के द्वारा, इसलिए हमें रेसिसिव कैरेक्टर देखने को नहीं मिलते हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
राइट ऑन विच द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स इन ह्यूमन। इंसान में जो बच्चे का सेक्स होता है, मेल होगा या फीमेल, वो किस पर निर्भर करता है। कई बार आपने गांव में या फिर कई सारी खबरें पढ़ी होगी कि लड़का नहीं हुआ, या फिर घर वाले दबाव डाल रहे लड़का होने के लिए, इसके कारण क्या बोलते हैं तलाक हो गए या फिर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो ये चीज़ें जो बोलते हैं कि महिला को दबाव दिया जाता है, लड़की को दबाव दिया जाता है कि लड़का पैदा करना है, तो वो क्या उनके हाथ में है या नहीं है। तो आइए इसके लिए हम समझते हैं। देखो, ओवरऑल एक ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर होते हैं क्रोमोसोम्स के। किसके? क्रोमोसोम्स के। ध्यान समझना, एक आंसर भी याद हो जाएगा इसी बहाने बेटा। 22 पेयर्स सेम होंगे, एक जैसे। किसमें? मेल में भी और फीमेल में भी, दोनों में 22 पेयर सेम है, जो क्या होते हैं XX। क्लियर? एक पेयर मेल के अंदर होता है XY और फीमेल के अंदर XX। ओके, अब जब मेल और फीमेल के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो उस टाइम पीरियड पर अगर XX गैमेट बनते हैं तो फीमेल बर्थ लेगी, और अगर XY गैमेट होते तो मेल बर्थ लेगा। क्लियर? अब देखो, मेल से जो स्पर्म आता है उसके अंदर एक कैरेक्टर होता है, या तो X होगा या तो Y होगा। अगर Y आता है मेल से तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। और अगर X आता है तो क्या होगी? फीमेल होगी। तो कहने का मतलब लड़का हो या लड़की, ये एक्चुअल में किसके हाथ में? मेल के हाथ में, क्योंकि उसके स्पर्म के साथ जो कैरेक्टर जाएगा। क्लियर हुआ ये चीज़? तो द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिपेंड्स ऑन द मेल क्रोमोसोम। मेल क्रोमोसोम पर निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि जो मेल क्रोमोसोम होता है उसके क्रोमोसोम XY होते हैं, और वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेक्स ऑफ द चाइल्ड के लिए कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए, विच प्लांट वॉज सिलेक्टेड बाय मेंडल। मेंडल भाई साहब ने कौन से प्लांट को सिलेक्ट करा उनके एक्सपेरिमेंट के लिए? ठीक है, तो मेंडल भाई साहब ने पी प्लांट, मटर के प्लांट को या बटले को सिलेक्ट करा था। ठीक है, अब मटर को उन्होंने क्यों सिलेक्ट करा? 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला, पी प्लांट कैन बी ग्रोन इजीली एवरीवेयर, कहीं भी उगा सकते हो आप आसानी से। ओके, ये अपने आप में बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल फीमेल बोथ, सेल पोलिनेटेड होता है। इट इज़ मेनी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का मतलब होता है इसके अंदर कई सारे आपको ट्रेड्स, विशेषता देखने को मिल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये टॉल हो सकते हैं, ये शॉर्ट हो सकते हैं, ये ग्रीन हो सकते हैं, ये येलो हो सकते हैं, ये राउंड हो सकते हैं, या फिर ये रिंकल्ड हो सकते हैं। मतलब देखिए आप, एक ही चीज़ के अंदर कितने सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। हवा के अंदर लाइट की स्पीड क्या होती है? तो हवा के अंदर या फिर वैक्यूम के अंदर जो लाइट की स्पीड होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन डायोप्टर। डायोप्टर का मतलब क्या होता है? सिंपल सा है, वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ लेंस का मतलब सिंपल भाषा में फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जब भी मैं फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल करूंगा या फोकल लेंथ को उल्टा कर दूं तो मुझे एक डायोप्टर मिल जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। 1 नंबर आपको फॉर्मूले का मिल जाएगा और 1 मार्क्स आपको ये डेफिनेशन लिखने का मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, चलिए। नेम एनी 4 स्ट्रक्चर फाउंड इन ह्यूमन आई। आपकी आंखों के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है या फिर इसके मेन पार्ट्स क्या क्या है? तो मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे लिखे हैं। कॉर्निया, आइरिस, एक्वस ह्यूमर, प्यूपिल, लेंस, विट्रियस ह्यूमर, रेटिना। आपको जो 4 समझ में आए वो 4 आप लिख सकते हो। वैसे सारे छोटे तो सारे याद कर लो बेटा, क्या ही फर्क पड़ना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 का और, राइट द नेम्स ऑफ एनी 4 डिफेक्ट फाउंड इन ह्यूमन आई। आँखों में कौन कौन सी 4 बीमारियाँ हो सकती है? सबसे पहली बीमारी शॉर्ट साइटेडनेस, पास का नहीं दिखे, हो सकता है। लॉन्ग साइटेडनेस, दूर का नहीं दिखता हो आपको, ये भी बीमारी हो सकती है। नाइट ब्लाइंडनेस, अंधेरे में ना दिखना। ये जो बच्चे रात को फ़ोन चलाते हैं उनको बीमारी जल्दी होने के चांस होते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस, उनको रात को कम दिखना चालू हो जाता है धीरे धीरे। कलर ब्लाइंडनेस, कलर पहचानने में गड़बड़ होना। लाल को आप बोल रहे हो हरा, हरे को बोल रहे हो नीला। ठीक है। कैटरेक्ट, मोतियाबिंद। तो ये 5 बीमारी मैंने लिखी है। 5 में से कोई भी 4 जो पसंद आ जाए वो लिख लो, कोई तकलीफ नहीं है। ड्रॉ द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। ओके, आपकी बुक में 7-8 इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स दे रखे, सभी को अच्छे से कर लेना। एक क्वेश्चन गारंटेड इससे आना है। ओके, चलिए। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज में अगर आपको दे रखा हो तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आर इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है R1 + R2 + R3।
और यहाँ पर हमको डायग्राम बनाने को बोला था, ड्रॉ करने को बोला था, तो हमने ड्रॉ कर दिया, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, एक एक नंबर के दोनों हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द नेम्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। ऐसे पॉल्यूटेंट जो कि बायोडिग्रेडेबल हो जाते, खत्म हो जाते, नष्ट हो जाते अपने आप ही, जिनको हमें नष्ट नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए इसके यूरिन है, फेशियल मैटर है, डोमेस्टिक वेस्ट है, सेवेज, एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, वुड, पेपर, क्लोथ, केटल डंग, प्लांट्स, वेजिटेबल स्टफ, सब्जी भाजी के छिलके, जानवरों की हड्डियाँ वगैरह, लेदर, वूल, ये सब वो चीज़ जो कि थोड़े टाइम पीरियड बाद अपने आप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इतने सारे एग्जाम्पल करने की जरूरत नहीं है, कोई 7-8 एग्जाम्पल कर लेना, काम हो जाएगा। इसमें मैंने 10-12 दे रखे। ओके, और यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जाम्पल ही देने को बोला है, डेफिनेशन नहीं बोला है, ध्यान रखना। ओके, राइट द नेम्स ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? तो पहली चीज़, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो कि नष्ट नहीं होते और जो खराब होते हैं, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डीडीटी, प्लास्टिक्स, पॉलीथीन बैग, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, मरकरी, लेड, आर्सेनिक, मेटल, एल्यूमिनियम कैन, सिंथेटिक फाइबर, आयरन प्रोडक्ट, सिल्वर फॉइल, ये सब के सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स है जो कि आपने इन्वायरमेंट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि इनका हम प्रयोग कम से कम करें, या फिर हम इसे अच्छे से डिस्पोज ऑफ करें, इधर उधर ना फेंकें और इनका रीयूज़ करें। ओके, जब तक ना हो सके रिफ्यूज़ करो, और जब लग जाए कि हाँ उपयोग करना है तो रीयूज़ करो। क्वेश्चन नंबर 17, लास्ट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का, इसके बाद 3 और 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। वीडियो ज़्यादा लेंदी नहीं हो रहा है, जिसको भी स्पीड फास्ट लग रही स्लो करके देखें। फाइंड एंड राइट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस मुझे लिखना है इसका। ओके, रेजिस्टेंस दे रखा है 20 ओम, 5 ओम, 4 ओम। पहली चीज़, ये वाला जो साइन है सबको दिख रहा है, इसको बोलते ओम। क्या बोलते हैं? ओम। ये रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। अब ये कनेक्ट कैसे बेटा? सीरीज़ में। कैसे कनेक्ट है? सीरीज़ में। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है? अगर सीरीज़ में कनेक्टेड हो तो फॉर्मूला होगा, जितने भी रेजिस्टेंस दिए सबको प्लस कर दो। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। तो 20 + 5 + 4, R1 + R2 + R3, तीनों को जोड़ा 29 एम्पियर। बड़ा सिंपल और बड़ा रद्दी प्रश्न है ये, ठीक है। 2 नंबर के हिसाब से सिर्फ प्लस करना और 2 नंबर मिल गए। देख रहे हो एमपी बोर्ड का लेवल कितना कचरा है, और डेफिनेटली एमपी बोर्ड में ऐसे सड़े से क्वेश्चन ही आते हैं पेपर में, एग्जाम में भी। बड़ा ही सिंपल सा है, ठीक है। और जो बच्चे देख रहे हैं, मुझे लग रहा है डेफिनेटली ये अच्छे से क्रैक करने वाले एग्जामिनेशन को। डेफिनेटली वीडियो को एंड तक वॉच करें, क्योंकि आपको पता लगेगा पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी इसकी। फाइंड एंड राइट द कंबाइंड रेजिस्टेंस। कंबाइंड रेजिस्टेंस आप लोगों को निकालना है। ओके, यहाँ पर हमें दे रखा है 40 ओम, 8 ओम, और वापस ही किसमें कनेक्ट है? सीरीज में। सेम क्वेश्चन हो गया है, वापस प्लस करना है। R1 + R2, 40 + 8 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। सेम फॉर्मूला। वहाँ पे 3 थे, इसके लिए मैंने R3 लिखा था, यहाँ पे 2, इसके लिए R2 तक ही लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सभी को स्कूल वालों ने रटा दिया होगा, याद करवा दिया होगा। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल में क्या डिफरेंस है? बड़ा सिंपल सा डिफरेंस लिखा है मैंने आपका। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन चालू गए आपसे। ओके, 3 मार्क्स का, लेकिन देखो मैंने कितना सिंपल लिखा है। मेटल्स आर मेलेबल। मेलेबल का मतलब क्या होता है? मेलेबल का मतलब होता है कि आप मेटल को कितना भी ठोको वो टूटेगा नहीं। वो मतलब वो था ना, झुकेगा नहीं साला, वैसे टूटेगा नहीं। ये क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चपटा। तो इसको बोलते हैं हम मेलेबल होना। सेकेंड पॉइंट, नॉन मेटल मेलेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? मेटल को आप कितना भी खींचो ये टूटेगा नहीं। क्या बन जाएगा? तार बन जाएगा। और नॉन मेटल से तार नहीं बनाए जा सकते। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल से ज़्यादा मात्रा में हीट क्या होती है? गुड कंडक्टर होते हैं, हीट उनसे पास हो जाती है। नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? बेड कंडक्टर होते हैं। मेटल्स आर लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है एकदम चमकदार। जितने भी धातु होते हैं, सोना, चांदी, ठीक है, लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये सब चमकदार होते हैं। परंतु जो नॉन मेटल होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस। मेटल से मधुर आवाज़ आती है। आपने देखा हो गिटार, वायलिन, ठीक है, इन सब के अंदर जो तार लगे हुए रहते हैं वो किसके होते हैं? धातु के लगे होते हैं। इसलिए उससे आवाज़ कैसी आती है? मधुर आती है, जो हमारे कान को सुकून पहुँचाती है। एक और चीज़ बताऊँ जिससे सुकून पहुँचती है? जब स्कूल के अंदर छुट्टी की घंटी बजती है, लंच की घंटी बजती है, उस टाइम पे जो घंटी से सुकून मिलता है ना कान को, आहा, वो भी मेटल की होती है। ओके, नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस। नॉन मेटल को अगर ठोकोगे पीटोगे तो बिल्कुल मज़े नहीं आएंगे और कान खराब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। सर वापस से दे दिया? अरे नहीं नहीं भैया, ध्यान से देख, ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। कौन सा है? केमिकल।
ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से याद करने हैं, मेरा ऐसा मानना है दोनों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाला है। ओके, मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। मेटल्स कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं नेचर में, नॉन मेटल नेगेटिव होते हैं। मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, नॉन मेटल की जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्लोराइड बनाते हैं, परंतु क्या होते हैं? इलेक्ट्रोवेलेंट। देखो ये एक शब्द का अंतर है पास वाले डिफरेंस में। नॉन मेटल भी क्लोरीन के साथ क्लोराइड ही बनाते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? कोवेलेंट। बस ये एक शब्द का अंतर है, इलेक्ट्रोवेलेंट और कोवेलेंट। इसका अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो इस पॉइंट्स का नंबर नहीं मिलेगा। क्लियर हुआ? ये तीनों पॉइंट बड़े थे, अच्छे थे, इसके लिए वहाँ पर 3 ही लिखे। पहले वाले में पॉइंट सिंपल थे, इसके लिए मैंने 5 लिख दिए थे। पर 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 3 पॉइंट भी लिखोगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। ओके, अगला, राइट द फंक्शन ऑफ प्लांट। प्लांट के फंक्शन बताने हैं हमको, किस किस के? ऑक्सीन, गिबरेलिन, साइटोकाइनिन। इनके क्या क्या काम होते हैं पेड़ पौधों के अंदर? तो सबसे पहले बात हम कर रहे हैं बेटा ऑक्सीन की। किसकी कर रहे हैं? ऑक्सीन की। तो अब ऑक्सीन के क्या क्या फंक्शन होते हैं? तो सबसे पहला ऑक्सीन का फंक्शन होता है इलॉन्गेशन एंड इनलार्जमेंट ऑफ सेल। सेल को बड़ा करना। पेड़ जो बड़ा होता है वो किस कारण होता है? ऑक्सीन के कारण होता है। क्लियर हुआ? दूसरा, टू प्रोड्यूस सीडलेस फ्रूट। ऐसे फ्रूट्स बनाना जो क्या हो, जिसमें बीज ना हो। ओके, नेक्स्ट वन, गिबरेलिन या जिब्रेलिन जो बोलो आप, ठीक है। इट कंट्रोल्स द जर्मिनेशन ऑफ फूड सीड। जो बीज होता है ना, जी फॉर एग्जाम्पल ये बीज है, तब इस बीज में से पौधा निकलना, इसको बोलते हैं जर्मिनेट होना। तो जर्मिनेट होने का काम कौन करता है? जिब्रेलिन करता है। ओके, इट प्रमोट्स फ्लावरिंग इन सम लॉन्ग डे प्लांट्स। और फ्लावर निकलने में भी क्या करता है? ये हेल्प करता है। थर्ड वन, साइटोकाइनिन। फंक्शंस ऑफ साइटोकाइनिन, दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, PROTEIN आएगा। ओके, द हेल्प इन सेल इलॉन्गेशन। ये भी सेल को बड़ा करने में क्या करता है? इनलार्ज करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। 19 का और वाला, ये बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों को मेरे हिसाब सबको आता होगा क्योंकि ये चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा होगा। लाइफ प्रोसेस का ये। राइट द फंक्शन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स का फंक्शन लिखना है, ठीक है, जो कि किससे निकलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं। हार्मोन कौन सा? सबसे पहला थायरोक्सिन। तो थायरोक्सिन जो है वो किससे रिलीज होता है? सबसे पहली चीज़ तो ये, तो थायरोक्सिन रिलीज होता है थायरॉइड से। अब थायरॉइड या थायरोक्सिन, इसका काम क्या होता है? तो सबसे पहला काम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जो रेट होते हैं, उन सबको कंट्रोल करता है ये, ठीक है। दूसरा, डाइजेशन में, दिमाग के डेवलपमेंट में, मसल्स कंट्रोल में, बोन हेल्थ में, इन सब में ये क्या होता है? हेल्पफुल रहता है, बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दूसरा, इंसुलिन। फंक्शंस ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की बात करें भैया, तो आपने सुना होगा जिन भी लोगों को डायबिटीज़ होता है, या फिर हिंदी में बोले तो शुगर की बीमारी होती है, या शक्कर की बीमारी, शर्करा की बीमारी होती है, इस टाइम पे डॉक्टर उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं। क्यों? कि इंसुलिन का काम होता है हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को कम करना। क्लियर हुआ ये चीज़? दूसरा, इंसुलिन हमारे बॉडी में शुगर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। थर्ड वाला, फंक्शन ऑफ एड्रेनालाइन। ये सबसे मस्त और मज़ेदार है। ऐसा समझो कि आप आपकी गली में जा रहे हो और एक कुत्ता आपके पीछे दौड़ गया है। आप नहीं मानोगे, आप इतना तेज़ दौड़ोगे ना, ऐसे आप नॉर्मली दौड़ोगे लेकिन इतनी तेज़ दौड़ोगे और आपके अंदर अलग ही एनर्जी, ताकत, पावर अपने आप आ जाएगी। ऐसा क्यों होता है? एड्रेनालाइन फंक्शन का काम होता है जब भी आप किसी मुसीबत में हो, ठीक है, जब भी आपको लग रहा है कि आपके पास खतरा है, तो आपकी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनना चालू हो जाता है। तो ये करता है हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का प्रोडक्शन, ठीक है, इंक्रीज, बढ़ा देता है, जिससे हमारी बॉडी में क्या आ जाती है? इंस्टेंट एनर्जी आ जाती है, ताकत आ जाती है, ठीक है, जिससे हम डर नहीं पाते। दूसरा, द बॉडी एबिलिटी टू फील पेन। जो दर्द होता है ना, वो भी आपको क्या होता है? कम होता है। क्यों? क्योंकि ताकत ज़्यादा आ जाती है। क्लियर हुआ ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन रेजिस्टेंस विथ इट्स यूनिट। ओके, रेजिस्टेंस को हमें बताना है उसकी यूनिट के साथ। चलिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है, किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो होता है वो रेशो होता है किसका? पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का। मतलब रेजिस्टेंस इक्वल्स टू V अपॉन में I। V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए क्या डिनोट करते हैं? V। करंट के लिए क्या डिनोट करते हैं? I। वोल्ट अपॉन में एम्पियर। रेजिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? ओम। ओम को हम ऐसे बनाते हैं, ये मैंने लिखा है, इट इज़ डिनोटेड बाय ओम। क्लियर ये चीज़? चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द रीजन फॉर द फॉलोइंग। टंगस्टन इज यूज इन लैम्प फिलामेंट।
अब तो आजकल सब जगह एलईडीज आ गई है, लेकिन आपने अगर गलती से पहले वाला बल्ब देखा हो, ठीक है, उस बल्ब के अंदर एक पतला सा तार होता था जिसको बोला जाता है फिलामेंट। ये जो तार होता है ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो पूरा बल्ब चलता था एक्चुअल में इस तार से चलता था। गर्म क्या होता था, ये तार होता था। तो ये तार किसका बनता था, तो ये तार बनता था टंगस्टन का। किसका बनता था, टंगस्टन। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक लैम्प। इलेक्ट्रिक लैम्प या इलेक्ट्रिक बल्ब के अंदर टंगस्टन का ही प्रयोग किया जाता था। क्यों किया जाता था, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का पॉइंट बहुत ज़्यादा होता था। इट डू नॉट गेट ऑक्सीडाइज एट हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता था। और सबसे खास बात, ये इसके अंदर आप जितनी गर्मी दोगे ये इसको किस में बदल देगा, लाइट में बदल देगा। क्लियर हुआ ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 वाले का ही सेकंड वाला, क्योंकि 20 वाले के अंदर दो पार्ट दिए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन, कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर आर यूज इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर हम लोग बिजली में क्यों उपयोग करते हैं। आप लोगों को पता होगा, आपके घर से वो लाइनें वगैरह जा रही होगी लाइट की, तो उसमें जो वायर है वो है एल्यूमिनियम के। घर में पंखे वगैरह सबके होंगे, पंखे के अंदर कॉपर की बाइंडिंग होती है, ठीक है। तो ये कॉपर और एल्यूमिनियम ही क्यों प्रयोग करते हैं, दूसरे क्यों नहीं प्रयोग करते हैं, तो आइए समझते हैं। देखो, चाहो तो सिल्वर भी प्रयोग कर सकते हो, पर बजट नहीं होता ना साहब, क्या करें, ठीक है। और आप भी ज़रा वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, हमारा भी बजट बढ़ जाएगा, तो हम आपके लिए और वीडियोस जल्दी जल्दी लेकर आते रहेंगे। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर्स आर जनरली यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर और एल्यूमिनियम के वायर हम बिजली के तारों के लिए, बिजली के लिए क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि ये लो रेजिस्टिविटी होती है इनमें, ठीक है। लो रेजिस्टिविटी डिक्रीजेज द रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस को कम कर दे। रेजिस्टेंस का मतलब वह चीज़ होती है जो बिजली को जाने से क्या करती है, रोकती है। जितना कम रेजिस्टेंस रहेगा ना, करंट उतना फास्ट जाएगा, करंट उतना अच्छा जाएगा, करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और कॉपर और एल्यूमिनियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इनसे बिजली जल्दी पास होती है, इसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। आई थिंक समझ में आएगा सभी को। एंड तक बने रहे, मात्र 3 क्वेश्चन और बचे हैं, और जल्दी उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, और अदर सब्जेक्ट के सॉल्यूशन भी आपको कैसे मिलेंगे, और कैसे उनके आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, पीडीएफ वगैरह मिलेगी। राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डीकम्पोजिशन रिएक्शन के बीच में डिफरेंस लिखना है। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट दोनों की डेफिनेशन लिख सकते हो, चल जाएगा। नहीं लिखना चाहो तो कोई तकलीफ नहीं, हमने आपके लिए हेल्प कर दी है डिफरेंस फॉर्म में। तो सबसे पहला, वन और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन। जब एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट, जैसे फॉर एग्जांपल ए रिएक्टेंट है, बी रिएक्टेंट है, दोनों कंबाइन हो जाए, मिल जाए, और क्या बना ले, एक रिएक्टेंट बना ले, इससे को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखो आप, CaO प्लस CO2, रिएक्टेड साइड 2 थे, मिलकर कितने बन गए, 1। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर हमेशा जो एंड प्रोडक्ट बनेगा वो कितना बनेगा, सिंगल, 1। सेकेंड, एनर्जी इज रिलीज्ड। इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। क्लियर हुआ। अब जो रिएक्टेंट है वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है, कोई एक चीज़ भी हो सकती है और दो चीज़ भी हो सकती है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन मतलब टूटना, ब्रेक डाउन होना। जैसे फॉर एग्जांपल ये ए भी था, ये भाई साहब टूट गया ए और बी में, तो यहाँ पर कोई सिंगल रिएक्टेंट, कोई एक चीज़ क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, 2 और मोर, या तो 2 पार्ट में या तो उससे ज़्यादा पार्ट में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। इस केस में एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। सिंगल कंपाउंड रिएक्टेंट होता है, जैसे देखो CaCO3 सिंगल चीज़ थी, पर टूट के COO और CO2 में परिवर्तित हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पर गलती से डिस्प्लेस हो गया है, मेंट में लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ओके। वैसे डिस्प्लेस भी सही है, कोई तकलीफ नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेस। चलिए फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देखो सिंपल भाषा में, आजकल की पीढ़ी के साथ ये बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन, ये एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा रिएक्टिव है, वो डिस्प्लेस कर लेगा लेस रिएक्टिव से। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ जिंक है और HCl है, तो इस कंडीशन में जिंक क्या है, मोर रिएक्टिव, ज़्यादा रिएक्ट करता है किसके मुकाबले, हाइड्रोजन के मुकाबले। तो जिंक क्या कर लेगा, Cl से अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये हो गया ZnCl2 प्लस H2। इसको आप सिंपल भाषा में समझ सकते हो, ए एक बॉय है, बी एक गर्ल है, ओके, सी एक और बॉय है। अब ये बेचारा पुअर है, गरीब है, और ये क्या है, अमीर है, रिच है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लड़की है किसके पास शिफ्ट हो जाएगी, अमीर वाले के साथ,
तो हो गया Ca+A। समझ में आया कि नहीं आया? तो जो मोर रिएक्टिव है वो लेस रिएक्टिव को क्या कर लेगा, अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, क्लियर और डिस्प्लेस कर देगा। कोई डाउट अभी इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर टू कंपाउंड रिएक्ट, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन आपस में क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, स्विच कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए देखो, ये AB और ये BC। अब देखो A यहाँ पर, सॉरी BC नहीं, अपन इसको चेंज करते हैं, वेट अ मिनट। अब देखो यहाँ पर A और B, ये बॉय ये गर्ल, प्लस C और D, बॉय गर्ल। भैया ये दो जोड़े मैंने आपको बताए, समझ में आए? अब इन जोड़ों का क्या आपस में लड़े झगड़े हो गए, तो ये वाला लड़की इस बार, ये वाला लड़का इस लड़की के पास चल गया तो A और D का रिलेशन हो गया, और ये वाला इसके पास आ गया तो B और C का रिलेशन हो गया। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब ये, जब दोनों एक दूसरे को छोड़ जाए तो क्या कहलाएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको हिंदी भाषा में डबल तलाक बोल दो। ये देखो यहाँ पर हम देखते हैं, ये जो Mg था ये KOH के पास पहुँच गया, OH के पास, और ये Cl जो था ये भाई साहब K के पास चल गया। क्लियर हुआ? इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा हंसी मजाक के पर्पज से। क्वेश्चन नंबर 22, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। चैप्टर 5 आपका लाइफ प्रोसेस, गारंटेड एक डायग्राम आएगा भैया, ठीक है? डायग्राम इस चैप्टर के अंदर बहुत सारे हैं, सभी डायग्राम को आपको अच्छे से करना है, प्रैक्टिस करना है। ये डायग्राम एनसीईआरटी से लिया है मैंने, आप लोग चाहे तो और अच्छे से बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ नीट एंड लेवल डायग्राम ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये अपने आप में एक ताजुब की बात थी कि ये डायग्राम क्यों दे दिया, पर ठीक है दे दिया है तो भैया एमपी बोर्ड कुछ भी कर सकता है। अब लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, और सेकेंड थिंग जो लास्ट क्वेश्चन है ये केस स्टडी है। क्या है भैया? केस स्टडी। समझते हो क्या होता है? नहीं सर हम तो नहीं जानते क्या हो। केस स्टडी के मतलब आपको एक पैराग्राफ दे देंगे और फिर आपको क्वेश्चंस दिया जाएगा और आपको आपके नॉलेज के हिसाब से लिखना है। अनसीन पैसेज नहीं कि इसी में उत्तर मिलेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा बाबू, ठीक है? तो आओ चलो दिमाग लगाते हैं हम। निशा वॉज पेनिंग टूथ फॉर सेवरल डेज। निशा नाम की लड़की है, दांत इसके खराब हो रहे, ब्रश ये करती नहीं, इसकी मम्मी चाटा मारती रहती इसको, इसके दांत क्या हो रहे हैं, दुख रहे हैं। क्यों दुख रहे हैं? क्योंकि ब्रश नहीं करती है कि नहीं? वेन शी टोल्ड टू द फादर, जब इन्होंने इनके पप्पा को बताया कि हमारे दांतों में थोड़ी सी समस्या हो रही है, क्या करें? तो पिताजी ने बोला कोई बात नहीं, डेंटल के पास लेके चलते हैं। डेंटल मतलब दांत के डॉक्टर, ठीक है? ही प्लेस निशा ऑन अ स्पेशल चेयर। भैया डेंटल ने क्या करा, डेंटिस्ट ने निशा को एक स्पेशल चेयर पे बिठाया। वाह यार, लड़की गई तो स्पेशल चेयर पे, हमको तो बिठाते भी नहीं है, कोई बात नहीं। फिर भैया निशा को बोला कि आप अपना मुंह को ओपन कीजिए, और उसके बाद उन्होंने उसको एग्जामिन करा, उसको चेक करा एक इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से। एक इंस्ट्रूमेंट उठाया और चेक करा कि भैया इसके दांत में क्या खराबी है, कितने दिन से इसने ब्रश नहीं करा, ठीक है? तो समथिंग हैड हैपन टू हर टीथ, कुछ तो उसके दांत में हुआ था। विच शी गॉट इन्फेक्शन, उसको क्या हो गया, इन्फेक्शन हो गया लड़की को। डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं, हम मेडिसिन देंगे और 2 बार ब्रश करिएगा, नहीं तो आपका ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द स्मॉल स्पेशल इंस्ट्रूमेंट डेंटिस्ट यूज्ड। डेंटिस्ट ने कौन से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करा? तो भैया जो डेंटिस्ट है वो दांतों को देखने के लिए अच्छे से कॉन्केव मिरर का यूज़ करता है, कॉन्केव मिरर्स का उपयोग करता है। क्लियर हुआ पहली चीज़। दूसरा, वाई वॉज इट डिटेक्टेड एट द इक्विपमेंट वॉज इम्पेक्टेड, उसे कैसे पता लगा कि भैया कुछ बीमारी है या फिर क्या हुआ? क्योंकि जो डॉक्टर था उसने कौन से मिरर का प्रयोग करा था, कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर के अंदर इमेज वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और बड़ी बनती है, इनलार्ज। तो बड़ा दिखने के कारण उसको दिख गया कि भैया कहाँ कचरा फंसा हुआ है और कहाँ पर इसके कीड़े लगे हुए दांत में, कहाँ दांत सड़े हुए इसके, उससे उसको क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसी का थर्ड क्वेश्चन, हाउ हैव द स्पेशल ऑब्जेक्ट यूज्ड इन इक्विपमेंट हेल्प्ड इन मेकिंग ह्यूमन लाइफ प्रेजेंट। जो ऑब्जेक्ट का उन्होंने प्रयोग करा था, किसका करा था, कॉन्केव मिरर का, वो हमारे जीवन में क्या काम में आता है? अरे भैया कॉन्केव मिरर जीवन में बहुत ही काम में आता है। कैसे? जो हमारे एयरक्राफ्ट होते हैं उनको नीचे उतरने में हेल्प करता है, हमारी टॉर्च के अंदर, शेविंग जो करते हैं हम लोग उसके अंदर, इन सब जगहों पर इसका काम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें इमेज कैसी दिखती है, बड़ी दिखती है। हमें बड़ी इमेज दिखेगी तो हमें चीज़ें क्या होगी, क्लियर होगी। इसी का और वाला क्वेश्चन 23 वाला, ये भी सिमिलर इसी टाइप का है। सुनीता वॉज गोइंग टू मार्केट ऑन अ स्कूटर। सुनीता दीदी गाड़ी चलाकर जा रही थी स्कूटर से, ठीक है? पता नहीं इनको ब्रेक लगाना आते कि नहीं आते, कि ये भी चप्पल से घिस के ब्रेक लगाएगी।
द नियर व्यू मिरर ऑफ अर स्कूटर वॉज ब्रोकन। जो हमारे साइड में मिरर होता है ना गाड़ी के, ये बहन जी का टूटा हुआ था, ठीक है। प्रीवियस डे शी केप्ट टर्निंग हर हेड। अब गाड़ी चलाते चलाते क्या करती है, 2 मिनट आगे देखती, फिर पीछे देखती, कोई आ तो नहीं रहा, फिर चलाती, फिर देखती, कोई आ तो नहीं रहा, ठीक है। तो ये बड़ी समस्या होने लगी। तो अब सवाल क्या पूछा है, हाउ वॉज द रियर मिरर इंस्टॉल्ड इन रेखा स्कूटर। अब कौन सा मिरर हमें लगवाना चाहिए, तो सबसे पहली जो मिरर लगेगा वो कौन सा लगेगा, कॉन्वेक्स, ओके। ये कई बार ऑब्जेक्टिव में आता है, रियर व्यू मिरर कौन सा यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर प्रयोग होता है। व्हाट काइंड ऑफ इमेज, इससे कैसी इमेज बनती है, तो वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है और डिमिनिश्ड बनती है, मतलब छोटी इमेज बनती है। क्यों, क्योंकि ज़्यादा एरिया कवर करता है। क्लियर हुआ ये चीज़। वाई इज नेसेसरी टू रिप्लेस द रियर व्यू मिरर, क्यों आवश्यकता थी भैया कि आप कांच लगवाओ। अरे कांच नहीं लगवाएंगे तो दीदी बार बार पीछे देखेगी तो आगे वाला नेटू ठोक नहीं देगा क्या। इसके लिए टू रिप्लेस द रियर व्यू मिरर इज इसेंशियल एज द ड्राइवर कैन नॉट सी द ट्रैफिक। ड्राइवर जो है, जो गाड़ी चला रहा है, जो सुनीता दीदी है, वो सामने देखे कि पीछे देखे, समस्या हो रही थी। इसके लिए दीदी ने साइड में मिरर लगवा लिया ताकि पीछे के ट्रैफिक को अच्छे से देख पाए। ड्राइवर अच्छे से नहीं देख पाएगा अगर मिरर नहीं होगा तो। ड्राइवर कैन नॉट सी द ट्रैफिक, ड्राइवर जो है वो पीछे के ट्रैफिक को नहीं देख पाएगा। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो गया था कि कांच लगवाओ। क्लियर। तो यहाँ पर आपके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरी तरीके से ख़त्म होता है साइंस का, ओके। और जिन बच्चों को अभी जो मैंने लास्ट पीछे भी लिखा था वो नहीं दिख रहा है, अभी ध्यान से देखो आप लोग, आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख रही होगी, ओके। कुछ आंसर्स में हो सकता है लास्ट वाले 2 आंसर्स में आप लोगों को शायद नीचे का ना दिखा हो, बाकी सब में दिखा होगा, पर कोई तकलीफ नहीं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी बेटा। और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, तो देखिए डिस्क्रिप्शन में सबसे पहला काम तो आपको करना है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो जाए। और आपके टीचर्स को भी आप शेयर करो, क्योंकि आपके टीचर्स को भी अभी सॉल्यूशन मॉडल पेपर मिला होगा आजकल में, वो सॉल्व करने वाले होंगे, तो उनका समय बच जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन के अंदर, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आप जाओगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिलेगी, ओके। किसकी, व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप के साथ साथ आपको मिलेगी टेलीग्राम की, ओके, फेसबुक की, इंस्टाग्राम की। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो जाके आप हमको फॉलो करो, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम से आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ, ताकि भैया कुछ भी नया मटेरियल हमारे पास आता है तो बगैर बोले आप तक पहुंच जाए, हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच जाए। आज हमने साइंस के मॉडल पेपर को सॉल्व करा है, कल के दिन हम लोग नेक्स्ट पेपर को सॉल्व करेंगे जो कि हमारा सोशल साइंस का है, ओके। वीडियो डालने का टाइम वही 8 बजे का रहेगा। तो वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने ज़्यादा बच्चों को शेयर कर सकते हो करते जाओ, और गुड डे टू ऑल।